स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जो एलपी और टेक्नीशियन को सीरीज देखते हुए जो सीरीज चलते आ रहा था उसमें फिर से आगे आ गए हैं और जो होमवर्क का सीरीज यहाँ चलते आ रहा है, डेली जो होमवर्क के माध्यम से यहाँ डिस्कशन होता है, जो कि एलपी का एग्जाम बस कुछ ही चंद महीना के अंदर ही बोलिए कुछ चंद ही दिन बचा हुआ है, जो कि आप इसके बाद एग्जाम ले ही लेगा। उसके बाद आरपीएफ ऐसा गया एग्जाम जो है वो लेने ही वाला था। आप सभी लोग उसी हिसाब से अपना तैयारी में जुटे रहिए और डेली प्रैक्टिस जो है लगाते रहिए। और साथ ही यहाँ जो आरबी यूथ पब्लिकेशन का बुक चलते आ रहा है उसको भी डेली जो है होमवर्क के माध्यम से दिया जाता है और वो सारा क्वेश्चन जो है एक निश्चित क्वेश्चनों का संकलन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में जो कि रेलवे द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है उन सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको पढ़ के आया कीजिए और उसके बाद जो है टेस्ट लाया कीजिए। और जो यहाँ डेली टेस्ट भी होता है सुबह में, उस टेस्ट का डिस्कशन भी करा ही दिया जाता है। तो आज फिर से उपस्थित हो चुके हैं, जो कि आज जो यहाँ टेस्ट लिया गया है उसका कुछ क्वेश्चन है जो कि साइंस का जो स्पेशल टेस्ट हुआ है आज, एलपी बेस्ड जो टेस्ट हुआ है 75 नंबर का, उसमें आज जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और सभी साथी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, इस चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हम लोग का सारा प्रयास जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के लिए महान रेशम मार्ग जो है किसने आरंभ किया था? ये कनिष्क के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है? ये पंचायत सेवक के द्वारा जो ये किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन के तहत संशोधित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 में। और बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा नियाग्रा जलप्रपात जो है किस देश की सीमा पर? यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर जो है ये स्थित है। कोई दिक्कत? आगे बताइए कौन सी नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ये कील नहर हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा रेनेल जलधारा जो है ना किस महासागर की जलधारा हो जाएगा? अटलांटिक महासागर की जलधारा हो जाएगा। क्वेश्चन को पूरा होने दीजिए बाबा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि वायु में जो है ना अपेक्षिक आर्द्रता की मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये आपको हाइड्रोग्राफ का उपयोग जो है ये किया जाता है। वायु है, हाइड्रो हो जाएगा तो पानी वाला हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1 रुपए के सिक्के का निर्गमन जो है किसके द्वारा किया जाता है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जो ये किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा जो कंपन करती है वो किस आकार में करती है? ये समानांतर हो जाएगी। और प्रकाश जो है ना ये कैसी करती है? लंबवत करती है, क्योंकि प्रकाश कैसी तरंग हो जाएगी? प्रकाश के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी जो है हो जाएगी। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए जो है किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई भी क्या जाएगी? प्रकाश वर्ष। और तारों के बीच की वो पार्सेक हो जाएगी सबसे बड़ी दूरी, लेकिन दो तारों के बीच की जो गणना किया जाता है वो प्रकाश वर्ष में ही इसका माप किया जाता है। आगे बता दीजिएगा गति का सबसे पहला नियम जो है, गति का प्रसिद्ध नियम जो किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना ये कहाँ किया जाता है? डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। चलिए ठीक है, दाढ़ी बनाने का विशेष बल है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह जो है किसके द्वारा संभव होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा जो है संभव होता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। अब जो स्टार्ट किया जा रहा है जो कि हो जाएगा रेलवे सामान्य विज्ञान जो हो जाएगा, जो कि एसपीटी बुक के माध्यम से जो होमवर्क में दिया गया इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बता दीजिएगा एसआई पद्धति में त्वरण की जो है यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि लिटमस विलियन जो है ना ये डैश से निष्कासित किया जाता है, यहाँ से निकाला जाता है, लाइकेन नामक कवक से जो है निकाला जाता है। आगे बता दीजिएगा कि मिश्र धातु में टीन होता है, किसके मिश्र धातु में टीन होता है? ऑप्शन में सोल्डर हो जाएगा। पीवी और एसएन जो है सोल्डर और टीन, यानी पीवी और एसएन मिला के सोल्डर जो बनाया जाता है। आगे बता दीजिएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति जो है कितनी हो जाएगी? 346 दिए हुए हैं। 25 पर 46 डिग्री पर 0.1 में बढ़ता है, 0.61 में बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना 0.61 मीटर प्रति सेकंड जो है ये बढ़ जाता है डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है बता देगा मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है किस स्थिति में होता है? यानी मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है तो किस स्थिति में होता है? ये भारहीनता की स्थिति में होता है।
चलिए आगे बता दीजिएगा स्क्लेन कायमा में कोशिका भित्ति जो है ना किसके कारण मोटी हो जाती है? लिग्निन के कारण क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। और जो लचकपन आता है पौधे में किसके कारण आता है? ये कोलेन कायमा के कारण आती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई जो है क्या हो जाएगी? KW यानी किलोवाट घंटा हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व जो ऑप्शन बेस्ट है कैल्शियम हो जाएगा। बता दीजिएगा ध्वनि तरंग की आवृत्ति की मापने की इकाई क्या हो जाएगी? हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइए पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना हो जाएगा किलो में? 10 के पावर 24 जो है किलो हो जाएगा। और 1 किलोवाट घंटा जो है ना कितने जूल के बराबर होता है? किलोवाट घंटा है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। और 1 वाट घंटा हो जाएगा 3600 जूल के बराबर हो जाएगा। आगे बताइए पौधे जो है ना डैश के अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी जो क्या होते हैं ये जल को जो है निष्कासित कर सकते हैं। आगे बताइएगा ओडोमीटर जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दूरी मापने में किया जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व जो है ना किस वर्ग में आएंगे? ये हाइड्रोजन ग्रुप के वर्ग समूह के हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा कि फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। और पुमंग भी जो है ना ये नर भाग में ही आता है, लेकिन उसमें पुंकेसर हो जाएगा तो नर प्रजनन भाग हो जाएगा। आगे बताइए 1 पिकोमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। घर्षण बल जो है ना किस दिशा में काम करता है? हमेशा ये वस्तु के हमेशा विपरीत दिशा में घर्षण बल जो है ये काम करता है। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा पौधा जो है ना कायिक प्रबंधन द्वारा जो ये नहीं बढ़ता है? तो ये पपीता हो जाएगा। क्या पपीता जो है ना ये ऑप्शन है? हाँ आलू गुलाब जो बढ़ता है, लेकिन जो है ये क्या कहते हैं पपीता जो है ये नहीं बढ़ता है। पपीता क्या लिंगी में आ जाएगा? ये उभयलिंगी में आता है। एक लिंगी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो आगे अगला क्वेश्चन बताइए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो ना कहाँ किया जाता है? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है, उपस्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। और धारा मापने की बात के लिए उसमें आममीटर का उपयोग किया जाता है। किसी परिपथ से विद्युत धारा जा रहा है या नहीं जा रहा है इसके लिए गैल्वेनोमीटर, और कितना मात्रा में जा रहा है तो आममीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड को कौन सा ऑक्साइड कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाइएगा ना तो वो अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा। आगे बताएगा वर्ग परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो है ना किस ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा? डी ब्लॉक से। S, P और D। उसके बाद क्या आता है? F हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा और डी ब्लॉक को कौन सा तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व भी जो है ये कहा जाता है। और अंतर संक्रमण हो जाएगा तो F ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। चलिए अब जो है जो कि आरआरबी यूथ पब्लिकेशन का बुक से जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि आज दिया गया था, जिसमें इसमें भी तीन गो सब्जेक्ट किया जाता है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कराया जाता है। और आज सबसे पहले से फिजिक्स में दिया गया है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, मतलब एक तरह से साउंड का जो रेंज होता है उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी में, उन सारे क्वेश्चनों का निश्चित संकलन है। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रास यानी रेंज जो है ना ऑडिबल रेंज कहां से कहां तक होता है? 20 हाँ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो हवा में ध्वनि की गति से अधिक जो होती है ना किसकी गति मानी जाती है? ऑप्शन सुनिएगा सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। तो ये सुपरसोनिक गति जो है ना हवा में ध्वनि की गति से भी जो है ये अधिक जो है यह मानी जाती है। और इसकी यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो जाएगी तो वो अति पराध्वनिक हो जाती है, हाइपरसोनिक कहा था, हाइपरसोनिक। चलिए आगे बता दीजिए कि हवा में ध्वनि का वेग जो है लगभग कितना हो जाएगा? ये 330 या 332 जो ऑप्शन बेस्ट 330 लिए हुए इसमें ऑप्शन नहीं था 332, तो 330 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए और वेग बराबर जो है ना ध्वनि में फॉर्मूला निकालने का तरीका, फॉर्मूला क्या होता है? वेग v बराबर क्या होता है? n लैम्डा, v बराबर n गुने लैम्डा यानी आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है एक मतलब ये न्यूमेरिकल दिए हुए कि ध्वनि तरंगों की गति जो है 700 मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर हो जाएगा। यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो ये 10 सेकंड हो जाएगा। चलिए इसको v बराबर n लैम्डा से निकाल सकते हैं। आगे बता दिया क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? तो ये 332, कहीं 330 भी दिया आता है, कहीं 332 भी दिया रहता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्वनि के कथन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? और बताना आपको ध्वनि का वेग जो है होता है और किसमें क्या होता है। ऑप्शन सुनिएगा कि सर्दियों, ठोस द्रव नहीं दे रहे हम, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है।
सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, सत्य कथन चुनना है आपको। दूसरा है कि सर्दियों और गर्मी में एक समान ध्वनि का वेग होता है। तीसरा ऑप्शन है कि मौसम पर निर्भर करवे नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है कि सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होता है। यही हो जाएगा, सर्दी की तुलना में गर्मी में तापमान बढ़ता है ना, ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है। इस तरह से सीधा याद रखिए, कोई वस्तु के मतलब ताप पर प्रभाव जो है ध्वनि का बढ़ता है, यानी ताप बढ़ेगा तो ध्वनि भी जो क्या होगा, उसका वेग जो है बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड? 0.61 जो है इतना मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाती है। यही बात कुछ देर पहले भी हम बोले थे कि 0.61 सेकंड मीटर प्रति सेकंड से 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की जो उसमें चलने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। चलिए जी जी जी, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि एक माध्यम में 0 पर होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गति जो है माध्यम की प्रकृति पर जो है निर्धारित किया, यानी ध्वनि जो है किस माध्यम में जा रहा है उसका माध्यम डिपेंड करेगा कि ध्वनि किस में किस स्थिति में जाती है। और ठोस, द्रव और गैस की बात कीजिएगा तो सबसे अधिक ध्वनि किस में जाती है, ये ठोस में, और उससे कम हो जाएगा तो द्रव में, और सबसे कम पूछेगा तो गैस में। कभी कभी आपको सजाने के लिए दे देगा कि इसमें से कौन सा बढ़ते क्रम है या घटते क्रम है, ध्वनि की जो है वो रेंज से बता देगा। तो ठोस, द्रव, गैस ऐसे होता है, सबसे अधिक ठोस में, उसके कम हो जाएगा तो द्रव में, और सबसे कम हो जाएगा तो गैस में हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, समुद्री जल में ध्वनि की गति जो है ना कितनी हो जाएगी? ये 1531 जो है यह समुद्री जल में हो जाएगा। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? 51-30 जो है लोहा में ध्वनि की चाल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, 51-30 लोहा में और 15-31 हो जाएगा तो समुद्री जल में हो जाएगा। चलिए, और शुद्ध जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1498, इसलिए 98 दिए हुए हैं। और वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल की यात्रा करने वाली ध्वनि को कौन सी ध्वनि कहा जाता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, पराध्वनिक, अपस्रवध्वनिक, अति पराध्वनिक और उसके बाद पराश्रव ध्वनि। तो ये आपको हो जाएगा पराध्वनिक हो जाएगा, जो कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल यात्रा करने पर वस्तु वाली वस्तु को पराध्वनिक वस्तु जो है ये कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी? 346। अभी तुरंत बोले हैं 1531 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 51-30 लोहा का हो जाएगा। समुद्री जल में ध्वनि की चाल पूछ रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस में पूछ रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ना 0.6। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उस चाल को कौन सी चाल कहा जाता है? पराध्वनिक कहा जाता है। सब रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, इनमें से किसका जो है ना 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है ध्वनि का वेग मैक्सिमम हो जाएगा? ऑप्शन सुनिएगा, पीतल का, दूसरा इस्पात का, तीसरा एल्युमिनियम का और चौथा लोहा का। सबसे अधिक एल्युमिनियम का होता है, 64 जो है एल्युमिनियम का हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, एल्युमिनियम का सबसे अधिक, लोहा से भी अधिक जो है ना किसमें होता है? एल्युमिनियम में। कितना? 51-30 होता है लोहा में, और एल्युमिनियम में जो है ना 64-20 हो जाता है। 64-20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और स्टील में जो है ना, स्टील में ये 59-60 होता है। स्टील में 59-60 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, यदि तापमान बढ़ता है ध्वनि गति क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। ठीक है, एल्युमिनियम में 64-20 ही होता है। फिर भी कहता है स्टील में सबसे ज्यादा होता है। एल्युमिनियम ऑप्शन बेस्ट लिया जाता है, स्टील सबसे अधिक इस्पात में से लिया जाता है। अगर ऑप्शन अगर एल्युमिनियम दिया तो इस्पात ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में एल्युमिनियम दे रखा है तो आपको एल्युमिनियम ही मारना है, क्योंकि ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती में चला हुआ क्वेश्चन है 64-20। ठीक है ना, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है राइट साइड में कॉर्नर में लिखे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि डैश में ध्वनि की गति जो है ना सबसे अधिक हो जाएगी। डैश मतलब ऑप्शन देना होगा, ऑप्शन सुन लीजिए सुधीर जी। चलिए ऑप्शन हो जाएगा पानी, मटिया तेल, उसके बाद स्टील और उसके बाद वायु। इसमें क्या लेना है? स्टील हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? मटिया तेल मतलब केरोसिन तेल। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और स्टील 59-60 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग जो है सबसे कम हो जाएगा? इसमें सबसे अधिक की चर्चा है, अब जो है कम की बात करते हैं। तो कम वाला में ऑप्शन सुन लीजिएगा कि जल, दूसरा हो जाएगा इस्पात, तीसरा हो जाएगा कांच और चौथा हो जाएगा वायु। तो वायु में जो है सबसे कम हो जाता है, 332 ही होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रसार जो है ना किसमें मैक्सिमम होता है?
ऑप्शन सुनिएगा, निर्वात में, गैस में, ठोस में या तरल में। ठोस में। निर्वात में ध्वनि कितना होता है? होता ही नहीं है, क्योंकि ध्वनि के लिए जो है ना माध्यम का होना आवश्यक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि ध्वनि की निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। मतलब एक तरह से आपको जो है ना ऑप्शन हेरा फेरी किए हुए है और क्वेश्चन सबका जो है ना सेम मोटिव है पूछने का उसका। इसमें ऑप्शन सुन लीजिएगा, ठोस पदार्थ, उसके बाद वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कहाँ, जहाँ हवा नहीं है, मतलब शून्यता या खालीपन। तीसरा ऑप्शन है तरल पदार्थ और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपको गैस। तो ये ठोस पदार्थ में जो ध्वनि का वेग क्या होता है, मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए ध्वनि का वेग जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 हो जाएगा और 25 डिग्री पर कितना जाएगा, 343, 46, 43। चलिए आगे बता दीजिएगा, ध्वनि किस माध्यम में जो है ना अधिकतम चाल से तय करती है। तो ये हो जाएगा ठोस में जो है सबसे अधिक माध्यम में तय करती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जो है 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है। क्वेश्चन ऑप्शन सुन लीजिएगा, आवर्त का काल, तरंग दैर्घ्य, तरंग का वेग और आवृत्ति। ये आपको तरंग वेग जो है 1 सेकंड में तय की गई उसका जो वेग होता है उसी को तरंग वेग कहा जाता है। और वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। और चाल की चर्चा करेगा तो अदिश राशि हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, ठोस से गैसीय माध्यम में जाने, अगर ठोस माध्यम से गैसीय माध्यम में जाते हैं तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी या नहीं बदलेगी या बहुत बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम पूछेगा तो गैस में हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, यही तक था लक्षण और चला देता। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पीएच मान, जो कि आपको केमिस्ट्री में दिया गया था और केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन शास्त्र कहा जाता है। और यह जो है पीएच मान जो है इससे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको स्टार्ट करते हैं। तो बता दीजिएगा इनमें से किसका पीएच मान जो है ना शुद्ध जल से कम होता है। यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, उदासीन होता है बेचारा, उससे कम जो है इसका पूछा है 7 से कम जो है ये किसका होता है, यानी अम्लीय होता है एक तरह से। ऑप्शन सुन लीजिए चंदन बाबू। ऑप्शन हो जाएगा जठर रस, दूसरा हो जाएगा NaOH, तीसरा हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो छटाइए गया। अगला हो जाएगा NH4OH। ये हो जाएगा जो है ना जठर रस। जठर रस कितना होता है, 1.2 या 1.1, इसमें 1.2 दिए हुए हैं, उससे 1.8 जो है ना NCERT में 1.8 दिए हुए हैं, सही है। उससे ऑप्शन तो यही छांट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है, 10.5। इसमें ऑप्शन है 10.4 तो ले सकते हैं 10 पॉइंट, ऑप्शन है 10.4, 13.2, 2.9, 4.7, 10.5 यानी 10.4 हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग जो है ये किया जाता है। चलिए आगे बताइएगा, परवल, क्षार और दुर्बल अम्ल वाले मिश्रण को जो है ना ये लवण जो बनता है इसका पीएच मान कहाँ होगा, कहाँ से कहाँ तक। सुन लीजिए ऑप्शन, परवल क्षार होना चाहिए और दुर्बल अम्ल। तो जहाँ परवल क्षार होगा तो 7 से अधिक हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा 7 से कम। लेकिन वही अम्ल का मान जो है 0 से अगर 3 के बीच में आता है तो वो परवल अम्ल हो जाता है। बाकी 3 के बाद टपिएगा, यानी 3.5 टपिएगा ना मोटा मोटी, तो वो दुर्बल अम्ल में जो है धीरे धीरे गिनती होने लगता है। चलिए आगे बताएगा, पीएच की बात कीजिएगा तो रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार को मापने के लिए एक स्केल का गणना किया गया, जिसको कौन सा स्केल कहते हैं, पीएच स्केल कहा गया था। उसकी खोज किसके द्वारा किया गया, सोरेनसन बाबा द्वारा किया गया था। और यह जो कब किए थे, 1909 में किए गए थे, ठीक है। और इसके लिए एक फार्मूला रखा गया था -log H + IN, जो इसका सूत्र रखा गया था। और 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, और 7 पर जो है ये उदासीन दर्शाता है। और सबसे अधिक परवल अम्ल की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 जो है सबसे अधिक परवल अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन आपको 1 भी रहेगा लेकिन 1 नहीं माना, क्या जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि इनमें से किस विलयन का पीएच मान जो है ना सबसे कम होता है, पीएच मान सबसे कम होता है। ऑप्शन सुनिएगा, लार, जो कि भोजन से पहले का हो जाएगा, दूसरा होगा लार, एगो भोजन के बाद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कॉफी और चौथा ऑप्शन है टमाटर का रस। तो ये टमाटर के रस का पीएच मान जो है ना क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि लार वाला भोजन जो है ना, बिना लार वाला भोजन जो है इसका भोजन से पहले 7.4 होता है, और भोजन में जब लार मिल जाता है उसका अम्लीयता जो बढ़ जाता है ये 5.8 हो जाता है। यानी भोजन में अगर लार मिल जाता है उसका अम्लीय विलयन 5.8 हो जाता है। और लार से पहले भोजन का मान जो है पीएच मान 7.4 होता है। और टमाटर के रस की बात कीजिएगा तो ये 4.4 हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है कितना से कम होता है, ये 5.6 से जो है कम हो जाता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान हो जाएगा। और यह जो है सबसे पहले अम्लीय वर्षा शब्दावली का प्रयोग जो है
ये रॉबर्ट एंगस्ट स्मिथ यानी आर स्मिथ के द्वारा किया गया था 1872 में। पहली बार जनगणना भी क्या हुआ था 1872 में किया गया था। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पीएच जो है ना, इसमें पी भाषा जो है ना कहाँ का किसका हो जाएगा, जर्मनी का हो जाएगा। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज। पोटेंज जो है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन से बोल सकते हैं, लेकिन पी का सिर्फ शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो ये पोटेंज हो जाएगा। इसको निर्धारित करने के लिए यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर हाइड्रोजन की शक्ति जो निर्धारित करने के लिए इसका पी के पावर ऐसे जो है दिखाया जाता है, और ये 0 से लेकर 14 के बीच में जो है यह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि x एक प्रकार का जलीय विलयन है, मतलब x माना गया है मैथ की भाषा में, x एक जलीय विलयन हो जाएगा जिसका पीएच मान 2.6 है। तो यह कैसा विलयन दर्शाता है, सुन लीजिए ऑप्शन, प्रबल क्षारीय प्रकृति है, दुर्बल क्षारीय प्रकृति है, उदासीन प्रकृति है, और ये जो है ना प्रबल अम्लीय प्रकृति है। ये प्रबल अम्ल जो है 0 से 3 के बीच, 3.5 के बीच में रहेगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्रबल अम्ल के बीच में आ जाएगा। आगे बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो चला हुआ क्वेश्चन था और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि जब पीएच का मान, सुधीर बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब पीएच का मान 7 से 14 की तरफ बढ़ता है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है कि H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है। सुन लीजिए ऑप्शन सुनिए, पहले ठंड रखिए। दूसरा ऑप्शन है कि OH- की सांद्रता में वृद्धि होती है, अब फिर बोलिए यही होगा। तीसरा ऑप्शन लीजिए H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, और चौथा है कि OH- की सांद्रता में कमी होती है। ये हो जाएगा OH- की सांद्रता में कमी होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। OH- की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो किस तरफ जा रहा है, क्षारीय की तरफ जाता है। कमी भी होगी सर जी H+ की आयन में कमी होगी, ये भी ऑप्शन दिए हुए, लेकिन बोर्ड जो आंसर लिया ये आपको OH- की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। क्योंकि इसमें अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, एक से अधिक आंसर ले सकते हैं, लेकिन 1 लाइन में हिट मारिएगा तो OH- में जो है ना हट कहाँ जाएगा। आर्हेनियस साहब तो यह बोले थे कि जब किसी पीएच, सुनिए आर्हेनियस साहब के द्वारा कहा गया था जब किसी क्या कहते हैं पीएच का अम्लीय होता है जो H+ आयन दिखाता है और क्षारीय होगा तो OH- में वृद्धि होती है, यही बोला गया था उनके द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अत्यधिक अम्लीय विलयन का जो है ना पीएच मान कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि जो है ना किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो यही हो जाएगा OH- सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व जो है ये किया जाता है। इसको याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन जो है ना फंसा देता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता देगा, जब एक विलयन का पीएच मान 3 है और यह पीएच मान 6 तक चला जाता है तो H+ आयन जो है ना कितना गुना बढ़ जाता है। ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन है 2 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना घट जाती है, या 1000 गुना घट जाती है। 1000 गुना क्या होती है, घट जाती है। इसका पीएच जो है ना, इसका पीएच 3 है और ये पीएच 6 तक परिवर्तित हो जाता है, तो H+ जो है ना ये 1000 गुना क्या होती है, घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन जिसका हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है, तो इसका पीएच मान जो है ना ये कितना हो जाएगा, तो ये वही फार्मूला से निकाल सकते हैं, -log H+ से। तो इसका मान जो है 5 × 1, 5 जो है पीछे आ जाएगा, 5 log 10 हो जाएगा, तो 5 log 10 का मान 1 होता है, 5 × 1 = 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान जो है ना ये कितना हो जाएगा। परवल अम्ल और परवल, सुनिए परवल अम्ल भी है और परवल क्षार भी है, यानी परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन सुन लीजिए, 0, 7 या 7 से अधिक या 7 से कम। तो ये 7 जाएगा। परवल अम्ल भी और परवल क्षार है, मतलब क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फंसा कैसे रहा सो। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी लवण का पीएच मान 0 होता है तो वह लवण किस प्रकृति को दिखाता है, तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस हो जाएगा, यानी सबसे अधिक अम्ल मजबूत हो जाएगा और क्षार जो है कैसा हो जाएगा, कमजोर क्षार हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बता दिया कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वो नमक क्या होगा, कमजोर होगा कि मजबूत होगा, तो ये जो है आपको जो है कमजोर एसिड होगा और मजबूत क्षार हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान यह कितना होता है, 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएगा जब किसी विलयन का पीएच उसकी किस पर निर्भर करता है, किसी विलयन का पीएच जो है उसका किस पर निर्भर करता है। आप सुनिएगा हाइड्राइड आयन पर,
ऑप्शन दूसरा है कि हाइड्रोक्सिल आयन पर, उसके बाद ऑक्साइड आयन पर या हाइड्रोनियम आयन पर। हाइड्रोनियम आयन पर जो है यह निर्भर करता है, यानी किसी वेरिएबल का पीएच जो है उसकी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर जो है निर्भर करता है। हाइड्रोजन नहीं, किस पे? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर जो है निर्भर करता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 जो है यह हो जाएगा। अब जो है बायोलॉजी जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बायोलॉजी में जो कि श्वसन तंत्र जो है यह दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइएगा कि श्वसन तंत्र को ही ना अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये कहा जाता है। और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो है ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? ये 6 गो अणु जुड़ते हैं। चलिए C6 होता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और यह जो है ना इसके बाद जो है किसका निर्माण करते हैं? ये ग्लूकोज का निर्माण जो ये करते हैं और इसमें ऊर्जा भी जो है मुक्त होती है। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन सुन लीजिए, कुपिका, नसाद्वार, श्वास नली या श्वसनी के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये नसाद्वार, नाक के द्वार को ही नसा, नाक को ही जो नसाद्वार जो है यह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा कि विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य जो है ना 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? तो विश्रामावस्था में रहेगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा, 15 से 18 बार, 12 से 15 बार, 18 से 21 बार और आपको 20 से 23 बार। तो ये 15 से 18 बार, यानी विश्रामावस्था में रहता है तो 15 से 18 बार, और स्पीड में रहेगा तो यानी गति की अवस्था में रहेगा तो 12 से 20 बार जो है ये सांस लेता है छोड़ता है। और विश्रामावस्था में रहेगा तो ये 15 से 18 बार सांस लेता है। काम करेगा तो आप जल्दी वो जल्दी ना हो रहा है। यहाँ वयस्कों के लिए सामान्य श्वसन दर जो है ना ये 12 से 20 हो जाएगा, और प्रति मिनट जो है विश्रामावस्था में रहेगा तो ये 15 से 18 बार हो गया। रनिंग में रहेगा ज्यादा बढ़ जाएगा, रनिंग में बढ़ जाएगा लो। 12 नहीं होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए 15 से 18 लिए है, लेकिन इसका जो डिफिनेशन दिए हुए है ना इसमें 12 से 18 लिए हुए हैं। मतलब किताबें था, क्या ही कर सकते हैं इसको, शब्द यहाँ पे हम आंसर क्या लिया? ऑप्शन जो है ना बोर्ड लिया है 15 से 18 लिया है, ठीक है 15-18 रखिए ना आप। चलिए आगे बता देना क्वेश्चन है कि पहले चरण के आरंभ में ही ऑक्सीशोषण के द्वारा जो है उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा? यानी पहला चरण में सांस लेते तो कौन सा उत्पाद का निर्माण होता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, एथेनॉल, पाइरुवेट, लैक्टिक एसिड या जल। पाइरुवेट हो जाएगा। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीशोषण के दौरान जो है ये उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद जो ये पाइरुवेट जो है यह बनता है। इसके बाद जो है लैक्टिक एसिड का भी निर्माण होता है, जिसके कारण शरीर में क्या होता है? थकान भी मौजूद होता है, लेकिन पहले उत्पाद जो क्या बनता है? ये पाइरुवेट बनता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि यौवन आरंभ के दौरान जो है आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन सुनिएगा, सिगरेट पीने के कारण। दूसरा ऑप्शन सुनिएगा, पेशीय विकास के कारण। तीसरा ऑप्शन है फेफड़ों के विकास के कारण। चौथा ऑप्शन है कि लैरिंग्स के विकास के कारण। यही जो है स्वर तंत्र जो कहा जाता है, लैरिंग्स साउंड बॉक्स है अपने शरीर के अंदर, ये जो है ना यौवन आरंभ जो होता है जिसका विकास होता है, जिसके कारण आवाज क्या होता है? बदल जाता है। और स्त्रियों की आवाज क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, और पुरुषों का आवाज जो स्त्रियों की तुलना में मोटा वैसे भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन जो है ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी को श्वसन गिरी या ऊर्जा गिरी भी जो है उसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिया कि ऑक्सी श्वसन के लिए जो है किसकी उपस्थिति आवश्यक हो जाएगा? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है ये आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सी श्वसन जो है बिना ऑक्सीजन की सहायता से नहीं हो सकता, और अनॉक्सी श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि बता देगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट के विघटन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? 1 2 3 4 5 ऑप्शन था 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा आपको 3 गो जो है ना ये पाइरुवेट के दौरान जो है ये बनता है। इसी में क्रेब्स चक्र के दौरान जो है ये टूटता है और 2 अणु जो है उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सीशोषण द्वारा जो है ना किसका निर्माण हो जाएगा? वही बात है कि मांसपेशी में अगर होगा तो लैक्टिक एसिड होगा, जिसके कारण शरीर में जो है थकान या खिंचाव जो है ये महसूस होने लगता है। और ये जो होता है ना ये ऑक्सीशोषण की होता है या अनॉक्सीशोषण में होता है? ये हमेशा लैक्टिक एसिड का निर्माण जो होता है ये अनॉक्सीशोषण के दौरान जो है होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि श्वसन के दौरान जो है निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनाते हैं? लैक्टिक एसिड और पाइरुवेट, या पाइरुवेट और एथेनॉल, या एथेनॉल और मैलिक एसिड, या एथेनॉल और लैक्टिक एसिड।
तो यही हो जाएगा लैक्टिक एसिड और पाइरुवेट जो है ये आपको जो है ना कार्बन के 3 अणु जो है यह बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वह भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान जो है वायु मार्ग जो है बंद न हो। मतलब कौन सा शरीर का ऐसा ग्रंथि है, मतलब यंत्र ग्रंथि है जो आपको यह दिखाता है कि हम सांस ले रहे हैं तो हमारा सांस वाला जो रास्ता है वो बंद न हो। ऑप्शन सुन लीजिएगा श्लेष्मा, दूसरा ऑप्शन है डायफ्राम, तीसरा ऑप्शन है उपास्थि वलय और चौथा ऑप्शन है पक्षाघ। तो ये आपको जो उपस्थित वलय जो है डायफ्राम में उपस्थित वलय जो है एक मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान जो है वायु मार्ग बंद ना हो। लेकिन कभी कभी सर्दी उर्दी हो जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, देखते हैं ना, वायु सिस्टम में बंद हो जाता है। और ये जो है ना कई छल्ले होते हैं इसमें और ये सांस नली को जो है सहारा देने का प्रदान जो है ये किया करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा अगर कम हो जाती है तो इसकी उपस्थिति जो है किसकी उपस्थिति के कारण जो है वायु मार्ग को यह बंद होने नहीं देता है। वही क्वेश्चन है, इसको घुमा दिया, इसका भी जवाब क्या जाएगा, उपस्थित वलय जो है यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा श्वसन तंत्र का कौन सा भाग जो है यह वायु मार्ग को नष्ट होने से रोक देता है। यही उपस्थित वलय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, श्वास नली या श्वासनी या कूपिका या पक्षाघ। ये आपको जो है ना कूपिका जो है यह गुब्बारे जैसी संरचना होती है और ये गैसों का क्या करता है, आदान प्रदान जो है सांसों के दौरान एक कूपिका के द्वारा जो है किया जाता है, उसी को जो है ना एल्वोली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, कूपिका को अंग्रेजी में एल्वोली कहा जाता है। सिगरेट उगरेट पीजिएगा ना, यही आपका पहले जाम हो जाता है, फेफड़ा के अंदर जो रास्ता जाता है इसी के होते जाता है, वही काला पड़ जाता है आपका एल्वोली से। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है एल्वोली सबको याद है, कूपिका किसी को याद रहता है, ये अंग्रेजी माध्यम है। आगे बताइए विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य जो है ना 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो वही ऑप्शन जाएगा 15 से 18 बार लेता है, लेकिन शारीरिक श्रम के दौरान जो है 20 से 25 बार जो है सांस ले लेता है। चलिए आगे बताइए वायवीय श्वसन जो है एक प्रकार का कैसा हो जाएगा, ये वायवीय श्वसन जो है कैसा श्वसन है, ये हवा की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या नहीं होता है, होता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसा श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है। कोई दिक्कत जी, तो वैसे कहाँ बैठा रहो पता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो तो इसको कौन सा श्वसन कहेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोल रहे हैं तो अवायवीय श्वसन इसको जो है ये कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि श्वास नली जो है इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग हो जाएगा। ऑप्शन सुनिएगा, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र होगा, दूसरा ऑप्शन जाएगा अंतःस्रावी तंत्र और चौथा हो जाएगा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से यह संबंधित जो हो जाएगा, इसी में लैरिंक्स जो आता है इसी के अंदर जो है यह आता है। चलिए आगे बता देगा ट्रैकिया जो है ना किससे जुड़ा होता है, ये श्वास नली से ट्रैकिया जो है ये जुड़ा होता है और श्वास श्वसन तंत्र से संबंधित जो है ट्रैकिया भी जो है ये श्वसन तंत्र से भी संबंधित अंग हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, देखिए नसिका, ग्रसनी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, बेफ्राय और फेफड़ा ये सभी जो है ना श्वसन तंत्र का ही भाग हो जाएगा। और हमको ये बता दीजिएगा ट्रैकिया जो है ना कहाँ स्थित होता है, ये वक्ष गुहा में ट्रैकिया जो है स्थित होता है और ये 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, इसको दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा के नाम से भी जो है जाना जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बन यौगिक जो है यह ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूट जाते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, CAN, ATP, NAC और PTA। ATP के रूप में क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दें ग्लूकोज के अणु जो है ना किस में टूटते हैं, ये ग्लूकोज के जो अणु होते हैं ये किस में टूटते हैं, तो ये पायरुविक अम्ल में, पायरुविक एसिड में ग्लूकोज के अणु जो है वो टूट जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए ग्लूकोज का जो है ना रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज, मधुमेह, उसी को बोलते हैं डायबिटीज नामक जो है रोग हो जाता है। और मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। सुन लीजिएगा, पहला मधुमेह जो है छोटे बच्चों को होता है जो कि 20 साल से कम उम्र में होता है, और दूसरा जो है जिसमें इंसुलिन की मात्रा चाहिए उतना नहीं बन पाता है और अम्ल और क्षार मिलाया जाता है, तो ये टाइप 2 का जो है इंसुलिन क्या करता है, ये मधुमेह जो है होता है। आगे बढ़ेगा जीवाणुओं में श्वसन स्थल जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सुनिएगा,
एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम या राइबोसोम। तो जीवाणु हो जाएगा तो मीसोसोम में जीवाणु जो है वो शोषण अंग जो हो जाएगा, शोषण स्थल जीवाणुओं में वो मीसोसोम के द्वारा होता है। और कोशिका द्रव्य में कितने प्रकार के एस पाए जाते हैं? ये 70 प्रकार के कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में भी जो है वो 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये यूकैरियोटिक की बात कीजिएगा तो 80 बताए गए थे पहले। मीसोसोम है ना, मीसोसोम मारे हैं पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग था, इससे संबंधित था। ओ चलिए, जो गलती कर लिए वो फिर नहीं दोहराएंगे, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन दिल नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट जो है क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो है श्वसन पिगमेंट हो जाएगा। यही जो है ना हवा ऑक्सीजन में कौन होता है? हीमोग्लोबिन जो है वो होते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में मानव श्वसन में छोड़ा जाता है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, जिस दिन कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ना शुरू कर दीजिएगा पूरा आग लग जाएगा चारों साइड, समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछे हुए है कि लोग जो डॉक्टर साहब जो नाड़ी का धड़कन मापते हैं उसमें क्या पकड़ के मापते हैं? धमनी की सिरा, सिरा धमनी पकड़ाता है, समझ गए ना? वो सिरा नस जो है वो सिरा नहीं रहता है, वो क्या रहता है? धमनी रहता है। पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि पल्स बीट जो वो लोग मापता है किसको पकड़ के मापता है? ये धमनी पकड़ के मापता है, समझ? उसमें सिरा भी ऑप्शन में रहेगा लेकिन जो है वो धमनी पकड़ा के ही मापा जाता है। चलिए आगे बता दिया कि नाड़ी की धड़कन पल्स बीट जो है ये धमनी के पकड़ के ही मापा जाता है। चलिए आगे बताइए, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो ये ब्रोंकाइटिस जो है इसको श्लेष्मा झिल्ली को कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस, वही ब्रोंकाइटिस। अरे बोलने में वैसे क्या मतलब, वैसे समझ रही है ना आप लोग। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है कि अगर गैस्ट्राइटिस हो जाएगा तो किसमें सूजन हो जाएगा? ये पेट में सूजन, यानी गैस की सूजन, यानी पेट में सूजन हो रहा है तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। और आंख में सूजन अगर हो जाएगा तो ये आयराइटिस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? आयराइटिस आंख में हो जाएगा और पेट में जाएगा तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। चलिए आगे बता दिया, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया जो है रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है? रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है। ऑप्शन समझ रहे हैं, श्वसन ही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन भी सुन लीजिए, संचलन, उत्सर्जन, पोषण और श्वसन। तो क्या जाएगा? ये श्वसन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन हो जाएगा? ऑप्शन सुनिएगा, ठीक है, फियोमोलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन और यूमोलानिन। हीमोग्लोबिन जो है ये हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हवा को ढूंढने का काम जो है ये किया जाता है। हीमोग्लोबिन ना रहता आरबीसी के आंसर मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि अंतः शोषण के दौरान जो है ना फेफड़े के माने किस फेफड़े जो है डैश के कारण हवा भर जाते हैं? अंतः शोषण जो ले रहे हैं इसमें फेफड़ा जो है किसके कारण ये हवा से भर जाता है? तो फेफड़े के रुक जाने के कारण, या फेफड़े में संकुचन हो जाने के कारण, या फेफड़े की स्फीति के कारण, या फेफड़े में फैलाव के कारण। तो फेफड़े में स्फीति के कारण जो है ना ये हवा से जो है भर जाता है। फेफड़ा में स्फीति होता है, इसके बाद क्या होता है? वो हवा से जो है वो फेफड़ा भर जाता है। और निश्वसन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें फेफड़ा की अवस्थिति हो जाएगा। क्या कहते हैं? अंतः श्वसन में फेफड़ा की स्थिति और निश्वसन हो जाएगा तो फेफड़ा की अवस्थिति, यानी अंदर ले रहे हैं हवा की स्थिति और छोड़ रहे हैं तो अवस्थिति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जो सांस जो अगर हम स्तनधारियों में एक जोड़े लचीले और स्पंजी फेफड़े पाए जाते हैं जिसके कारण जो है हवा भरी जाती है और निकाली जाती है, तो सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? स्वच्छावास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वच्छावास कहा जाता है। और अगर छोड़ देते हैं उसको निश्वसन या जो है निच्छावास, उसी बोलिए निश्वसन जो उसी को कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना O2 से जुड़ता है? यानी ऑक्सीजन से कौन संबंध बनाता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, ग्लाइकोजेन, वसा अम्ल, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। ग्लूकोज जब मिलेगा हवा से ऑक्सीजन से तो क्या बनता है हमारे शरीर में? ये ऑक्सीजन का ये क्या कहते हैं? ऊर्जा का निर्माण जो है यह होता है। तो जो भी होमवर्क का सीरीज दिया गया उसके द्वारा पूरा क्लास करा दिया गया है। अब लास्ट में जो करंट अफेयर का सीरीज आता है जो कि एसपीडी बुक से जो है वो पूरा 1 में खत्म होने के साथ जो है 445 जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव बेस्ड दिया गया है उसको करा रहे हैं। बताइएगा, जो कि 445 से लेके जो है 509-10 तक जो है उसको कराया जाएगा। तो बताइएगा कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में भारत की दीप्ति जीवनजीत जो है कौन सा पदक जीत लाई है? स्वर्ण। दीप्ति जीवनजीत जो है ये स्वर्ण पदक जीत के पैरा एथलेटिक्स में लाई है, क्योंकि यह जो है विकलांगों की श्रेणी में आती है।
चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो है अब किस देश में होने वाला है? यूएई में चला गया। बांग्लादेश में वर्तमान में हो ही रहा है और इंडिया का महिला टीम जो है वो बाहर हो गई है। अब जो है ये बांग्लादेश में इसका आयोजन होना था, लेकिन वहाँ जो है सरकार को गिर जाने के कारण जो है, जो सीट में बोलने सुनने का प्रयास कीजिए, बांग्लादेश में होने का प्रयास ये आयोजन किया गया था, लेकिन जो है वहाँ सरकार गिर जाने के कारण जो है वहाँ नहीं हो पाया। अब जो है वहाँ कहाँ हो रहा है? ये आईसीसी का जो मुख्यालय कहाँ है? अबू यूएई में है, वहीं जो है वो हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जिम्बाब्वे। कौन सी मुद्रा जाएगी? मुद्रा जो है ये जारी की है। और सबसे गरीब बोर्ड जो है ना क्रिकेट में, सबसे गरीब बोर्ड ये जिम्बाब्वे है। पैसा के लिए बेचारा मरते रहता है। और यहाँ जो है हाल में आपातकाल पड़ गया था, खाने के लिए जो है वो लाले पड़ गए, दाने के लाले पड़ गए थे। वहाँ की सरकार जो है वहाँ की हाथियों को मारने की खुली छूट दे दिया था कि आप हाथी को मार के शिकार जो है वो कर सकते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में किसे बनाया गया ये? तो ये विश्व 2024 का पूछ रहा है, जो कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया। उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और कौन थे? शाहिद अफरीदी। तो वहाँ से पाकिस्तान से और क्रिस गेल हो जाएंगे। चलिए और अभी हाल ही में जो है ना हमारे विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान वहाँ गए घूमने गए हैं, वहाँ आतंकवाद के बारे में बहुत अच्छा से सुना रहे हैं उनको। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि सम्मानित की है? तो हाल ही में हो जाएगा तो ये आपको पी श्याम निखिल हो जाएंगे, लेकिन उस जिस समय का क्वेश्चन ये हाल है उस समय जो है रमेश बाबू वैशाली। और 85वें क्रम में ग्रैंड मास्टर कौन है? अभी पी श्याम निखिल हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का संबंध किस मंत्रालय से हो जाएगा? ये तो ये संस्कृति मंत्रालय से हो जाएगा, यानी कल्चरल मिनिस्टर से जो है इसका संबंध जो हो जाएगा। कोई दिक्कत सुधीर जी? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो 19 मई 2024 को कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ये एड ड्वाइट जो है सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, जो कि अश्वेत बन गए हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा कि थाईलैंड ओपन में जो है ना पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब जो है कौन कौन जीते हैं? ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। पुरुष डबल्स की बात करेगा तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जो इन लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। और ये जो है थाईलैंड ओपन भी जो है ये जीत के लाए हैं पुरुष डबल्स में, सिंगल्स में नहीं डबल्स में, दो आदमी मिलकर खेलते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो, और इन दोनों का संबंध किस खेल से हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, एगो आगे रहता है पीछे रहता है, कर को गिरने नहीं देना है। आगे बताइए, काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है ये हुआ है, इसमें जो है मिस पिंक नेपाल किसे चुना गया है? ये अनमोल राय को चुना गया। किसे चुना गया है? अनमोल राय को। एगो अनुकूल राय समस्तीपुर से थे, जो कि आईपीएल खेलने गए थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, जो कि अभी तक जो है अभी कलकत्ता में पानी भरने का काम करते हैं। अगला पानी होता है ना बेचारा, अभी जो है ना वैभव सूर्यवंशी गया है बेचारा, यही पटना में उठा के ले गया है। तो अभी जो अंडर 19 में खेल रहा है, टेस्ट फॉर्मेट खेल रहा है, इंग्लैंड से शतक मारा था इंग्लैंड के खिलाफ, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिया कि अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन बन गया है? वेनेजुएला, जो अपना सारा ग्लेशियर जो हिम्मत जो है वो खो चुका है। आगे बता दिया कि किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 दिया गया है? सिंधी अवार्ड दिया गया और दिया भी गया है पवन सिंधी को दिया गया, समझ रहे ना। सिंधी अवार्ड दिया गया सुधीर जी, 100 से सुधीर, 100 से सिंधी और 100 से पवन सिंधी को अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन जाएगा जो किस देश में माता तीर्थ अंशी यानी मातृ दिवस मनाया गया? ये मातृ दिवस को किस देश में माता तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो ये नेपाल जाएगा। नेपाल में मदर्स डे अपना लोग कहते हैं अंग्रेजी माध्यम में, मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे है ना, उसी को जो है नेपाल में जो है माता तीर्थ अंशी दिवस भी कहा जाता है और इसी को मातृ दिवस कहा जाता है। और ये माता तीर्थ अंशी दिवस जो है नेपाल में मनाया गया है। चलिए आगे बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद ने पर्यावरणविद को जो है गोल्डमैन ऑफ इन्वायरमेंटल का अवार्ड जो है ये दिया गया है? तो ये आलोक शुक्ला को दिया गया है। चलिए आगे बता दिया है कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया गया है? ये अमिताभ बच्चन को दिया गया। ठीक है, और चर्चा में रहा रवांडा बिल जो है ना किस देश के द्वारा पारित किया गया है? ये ब्रिटेन के द्वारा जो रवांडा बिल जो है ये पारित किया गया। ठीक है, आगे बताइए कि 2024 पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए थे? अमन सहरावत जो है पुरुष पहलवान बन गए थे। ये भारतीय में, और महिला में हो जाएगी तो मीराबाई चानू बन गई थी, बेचारी सब कुछ लेके आई नहीं। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA
इसके तहत प्रथम बार में कितने व्यक्ति को नागरिकता दिया गया? 14 व्यक्ति। 14 व्यक्ति को नागरिकता जो है भारत में दिया गया था। चलिए बहुत अच्छा लगा। आगे बताइएगा कि किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ लॉन्च किया है? पाकिस्तान। चीन से दोस्ती वही कर सकता है, पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए आगे बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट। ऑप्शन जो है ना आपको उसेन बोल्ट ही दिया जाएगा हर जगह। युवराज सिंह भारत की तरफ से थे, क्रिस गेल रहेगा तो ये कहां से? वेस्ट इंडीज से जाएंगे, लेकिन क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के थे, लेकिन वेस्ट इंडीज में ये मैच आयोजन हुआ था बारबाडोस मैदान में, लेकिन जो फाइनल जो वर्ल्ड कप देने आया था ना वो कौन आया था? कार्लोस ब्रेथवेट देने आया था, क्योंकि क्रिस गेल समय अनुपस्थित जो है वो थे कार्लोस ब्रेथवेट, जो कि ICC वर्ल्ड कप 2022 में जो है ना 5 गेंद में जो है 4 छक्का लगातार मार के जो है वो इंग्लैंड के मुंह से मैच खींच लिया था। तो जो अब जो है जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरे क्यू जो करा दिया गया है। उम्मीद करते हैं क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा प्रयास जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी तरीके से क्लास पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़ जाइए और बहुत सारे साथियों को भी जोड़ने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जोड़ते जोड़ते से ही ना एक जंजीर का निर्माण होता है और एक जंजीर जो है किसी अन्य औरों तूफानों की रोकने में जो है वो सक्षम होती है। मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे FMSC परिवार को यूं ही सपोर्ट और प्यार जो है वो करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इधर इधर